अब हम लोगों ने, हाँ, यूनिट 10 हम लोगों ने यूनिट 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 10 में हम लोगों ने कहाँ तक चल दिए थे? सेक्शन ए हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। यूनिट 10 में सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी की तरफ हम लोग चलेंगे। पढ़ क्या रहे हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक, इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़े, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? हम लोग आज जानेंगे सेकंड सेकंड जो पार्ट है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे? हम लोग क्या क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इम्पेयरमेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्स देखेंगे आज ना। हम लोग क्या क्या देखेंगे? दोषग्रस्तता देखेंगे, दिव्यांगता देखेंगे और अपंगता देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग आज की डेट में? सबसे पहले दोषग्रस्तता, दोषग्रस्तता देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? दिव्यांगता देखेंगे। दिव्यांगता देखेंगे और तीसरा हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग अपंगता देखेंगे। ठीक, इन तीनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोषग्रस्तता को हम लोग कहते हैं इम्पेयरमेंट। क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट होता है। दूसरा दिव्यांगता जो होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी होती है। और जो अपंगता होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हैंडीकैप बोलते हैं। हैंडीकैप बोलते हैं। सर इसे भी कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ाएंगे? हाँ, इसको पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव में भी पढ़ाएंगे, अलग से भी पढ़ाएंगे। आज के पहले अभी जान तो ले ये क्या है, फिर इसके बाद इसके अंदर की जो बातें सब कॉम्पिटिटिव में हम बता देंगे। वैसे भी हम लोगों को जब कभी भी पढ़ना चाहिए या नोट्स बनाए, तो जब एक इक्वल चीजें जैसी हो तो उनको हमेशा कॉम्पिटिटिव में अपने नोट्स में तैयार करना चाहिए, ताकि उसमें अंतर हम बहुत भली भांति जान सके, सही तरीके से समझ सके। ठीक है ना? जी सर। जी हाँ, सर। ठीक। तो सबसे पहले इनकी बात अगर बात करेंगे तो इसकी बात हम लोगों को कहाँ पर देखने को मिलती है? इसकी बात अगर हम लोग करेंगे, आज की तारीख भी लिख लीजिए, आज 26 जनवरी है। ठीक, 26 जनवरी है। इसकी बात हम लोग करेंगे तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप में हम लोग उन्हें पढ़ेंगे यहाँ पर। इसमें ICIDH, ठीक है ना? ICIDH, जो कि कब आया था? ये 1990 में आया था। कब आया था ये? 1990 में आया था। इसको पूरा लिख देना, लेकिन लिखेंगे कहाँ अभी? इसके इसके पहले इसको बाद में बताते हैं इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, क्या है क्या नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले इसके कंसेप्ट को जान ले कि होता क्या चीज है ना, फिर इसके बाद हम लोग चीजों को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यह दोषग्रस्तता होती है। तो दोषग्रस्तता के बारे में आप लोग बताओ थोड़ा सा, जिसको जितना मालूम वो उतना बताए। आप सोचो। सर ये IC, सर ये ऊपर ये आपने बताया ना IC और IDH, इसको बाद में क्या बताएंगे, फिर अभी से हम कर बता दीजिए? देंगे, इसको पूरा बता देंगे। अभी केवल 1 2 3 इन तीनों में बता रहे हैं। सबसे पहले दोषग्रस्तता क्या होती है? हमें प्रॉब्लम होना। ठीक है ना? तो ये हाँ। बाई बर्थ जो चीजें होती हैं, केवल आंख में प्रॉब्लम नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। जैसे सैलरी ने बताया, जैसे एक प्रकार हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ये किसी बालक में कोई प्रॉब्लम हो, वो बाई बर्थ हो। जब बाई बर्थ होती है तो उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। मतलब कि शरीर के किसी भी ऑर्गन में, मतलब बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर के किसी भी ऑर्गन में, कहीं भी या किसी भी स्ट्रक्चर में कोई जो कमी होती है उसको हम इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो लिख लेंगे
लिखेंगे शरीर के, लिखेंगे शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी भाग में, ठीक है, शरीर के किसी भी भाग में प्रॉब्लम हो जाना या समस्या हो जाना, समस्या हो जाना, ठीक। जब ये हो गया तो इसकी वजह से जब शरीर के किसी भी भाग में, जैसे सेल्वी ने जब ये बोला था, क्या बोला था बताओ, आंख में प्रॉब्लम, आंख में जी सर। प्रॉब्लम या आंख में समस्या लिख लो, ठीक। ये एक एग्जाम्पल है कि आंख में समस्या हो सकता है, उसके पाँव में भी दिक्कत हो सकता है, उसकी बॉडी के किसी और पार्ट में, जिसने देखिए कंप्यूटर का निर्माण जिन्होंने किया था चार्ल्स बेबेज ने, क्या उनके उनके बॉडी में भी तो यही प्रॉब्लम थी, वो जो है केवल उठ बैठ नहीं सकते, केवल उनका माइंड काम करता था, वो ऐसे ही व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम करके गए थे, ठीक। तो यहाँ पर ये जैसे आंख में प्रॉब्लम हो गई, फिर पाँव, पाँव में प्रॉब्लम होना, ठीक है ना, तो ऐसे चीजें होती है, तो इसको अब इनकी वजह से जो लोग काम नहीं कर पाते हैं, अब दिव्यांग या डिसेबल क्या जिनको कहते हैं, जिनको पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं ना, जो पर्टिकुलर या जो है दैनिक कार्य नहीं कर पाते हैं, लिखेंगे दैनिक कार्य ना कर पाने वाले, ठीक, दैनिक कार्य ना कर पाने वाले, ये हो जाएगा आपका। जब दैनिक, हाँ, दैनिक कार्य क्या मतलब, नहीं समझ, दैनिक कार्य मतलब डेली मतलब। वर्क में, इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि आप शरीर के किसी भी भाग में जो समस्या हो जाती है, तो उसमें जैसे आपने आंखों की जो प्रॉब्लम होती है, ये सब चीजें होती है, फिर इसके बाद हम लोग डिसेबिलिटी में जाते हैं, तो इनकी वजह से जो वो डेली का वर्क नहीं कर पाते हैं, वो आता है डिसेबिलिटी, ये कहलाता है, ठीक। ठीक है, मतलब कुल मिला के प्रॉपर रूप में नहीं कर पाना या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आप इसका एग्जांपल ले लो, प्रॉपर रूप में वो आंख से देख ना पाए, प्रॉपर रूप में वो पैर अपने पैरों से चल ना पाए, तो वो होती है। अब ये जब दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इनकी वजह से जो समस्या होती है, मतलब वो पर्टिकुलर ना कर पाने के कारण लोग नॉर्मल लोगों के जैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे तो काम नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे बिहेवियर व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, क्या है, व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। जब ये नॉर्मल लोगों की तरीके व्यवहार नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं कुछ भी कर पाते हैं, तो उनको हैंडीकैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैंडीकैप बोलते हैं। बहुत इजी वे में आपको समझना है। सबसे पहले आपका दोषग्रस्तता है, दोषग्रस्तता, दोष का मतलब होता है कमी, शरीर के किसी भी भाग में कोई कमी होती है, उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। इसकी इस कमी की वजह से जब हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डेली वर्क जो होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका डिसेबिलिटी कहलाता है। लेकिन अब इसी जो काम हम नहीं कर पाते हैं, ना कर पाने का लोगों के साथ हम नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते हैं, नॉर्मल लोगों जैसे नहीं रह पाते हैं, तो उसको हैंडीकैप बोलते हैं हम लोग। क्लियर है तीनों पॉइंट, बताइए, ठीक। 1980 में, ठीक है, मैंने क्या बताया था, ICIDH, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, फिर इसके बाद आई से क्या हो जाए, ऑफ इम्पेयरमेंट,
ठीक है। इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट क्या होगा, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी टी एंड हैंडीकैप, हैंडीकैप, ठीक है ना, ये होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब कि इसको जो है किसने दिया था, WHO ने दिया था। किसने, WHO ने जो है 1980 में इसके बारे में बताया था। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि दोषग्रस्तता, दिव्यांगता और अपंगता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, ठीक है ना, यही पूरा है। आप लिखेंगे दोषग्रस्तता, दोषग्रस्तता, दिव्यांगता और अपंगता का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण हो गया आपका। यहाँ तक ये, तो ये इतनी बात थी। अब इसमें जितनी भी बात अब आप देखोगे, जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो WHO के द्वारा ज्यादातर बात करी जाती हैं, ठीक। तो इसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो था, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दोषग्रस्तता, दिव्यांगता वर्गीकरण में जो इन्होंने अपने वर्गीकरण में जो भी चीजों को बताया, शारीरिक या शारीरिक संरचना के बारे में, किसी भी नुकसान के बारे में इन्होंने परिभाषित किया है। इन्होंने एबनॉर्मलिटी के बारे में बताया है, साइकोलॉजिकल बताया है और एनाटॉमिकल बताया है, ठीक। एनाटॉमिकल मतलब शारीरिक संरचना के बारे में ना, लिख लेंगे। इसमें जो बताया गया है, इसमें जो जितनी भी समस्याएं बताई है, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी होती है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बताया साइकोलॉजिकल होता है। जब साइकोलॉजिकल नहीं हो, फिजिकल होगा, शारीरिक है ना, फिजिकल, फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है आपका, फिजियोलॉजिकल लिख लीजिए, फिजियोलॉजिकल को हम बोलते हैं शारीरिक, या शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, ठीक। शारीरिक क्रिया बोलते हैं। एबनॉर्मलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्यता, असामान्यता, ठीक, असामान्यता होती है। और तीसरा जो होता है, इन्होंने क्या होता है, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल को हम लोग बोलते हैं शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना। तो ये जो 3 पॉइंट बोले हैं, ये किसने बोले हैं, ये WHO के द्वारा जो ये बना था, इसने बोला, ICIDH ने ये बात रखी यहाँ पर, इसके साथ हम लोगों के सामने इतनी, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ पर कि क्या बोलना चाहे, क्या बताना चाह रहे हैं, कि इन्होंने इंपेयरमेंट के लिए बोला है। किसमें, सबसे पहले दोषग्रस्तता के लिए। पहले ये क्लियर हो तो एक एक पॉइंट बनाए, ऐसे नहीं। इसको नोट कर लीजिए, पहले ऊपर वाला बताओ, फिर हम बताएं कैसे करना है। एबनॉर्मलिटी बोला है, दूसरा साइकोलॉजिकल है और एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल है, ठीक। ये 3 पॉइंट है।
ये चीजें लिखी थी, तो ये थी इसके लिए, ठीक है ना। जना हो गया, सबसे पहले एब्नॉर्मलिटी हो गई, सोशियो साइकोलॉजिकली हो गई आपकी, फिजियो हो गई, फिजियोलॉजिकली हो गई, और एनाटॉमिकल हो गया आपका ये। तो ये आपका इम्पेयरमेंट में ही इन्होंने बताया। अब फिर इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि करके डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज एनी रिस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट इन performing an activity in a manner a range considered normal for a human being। मतलब कुल मिला के दिव्यांगता जो है, दिव्यांगता को किसी प्रतिबंध या क्षमता की कमी, मतलब किसी खराबी के कारण लिख सकते हैं, खराबी के कारण, ठीक है, किसी भी खराबी ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट लिखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। मतलब कि क्या, मतलब दिव्यांगता में क्या कहते हैं, क्षमता की कमी, या तो कहते हैं खराबी के कारण, या आएगी क्षमता में कमी, लिख लेंगे क्षमता में कमी, ठीक, क्षमता में कमी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफाइन एज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ और लैक ऑफ एबिलिटी, इसको बोलते हैं लैक ऑफ एबिलिटी, ठीक है ना। ये एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे कि जब कभी किसी ड्यू टू एन इम्पेयरमेंट, किसी खराबी के कारण कोई कमी होती है, या क्षमता में कोई कमी होती है, लैक ऑफ एबिलिटी होती है, तो ऐसी गतिविधियों में इन्होंने कि क्या बताया है, इन्होंने कहा कि किसी गतिविधि को मानव के लिए सामान्य रूप से माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। तो इसमें कह रहा है कि इसलिए इसमें जितनी भी विकलांगता के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, जैसे इन्होंने दुर्बलताओं का परिणाम हो सकती है, जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा कि जैसे मान लो आंख में कोई कमी है, तो आंख में धीरे धीरे जब ये कमी आगे बढ़ती जाएगी तो अंधेपन का वो शिकार हो जाएगी, मतलब अंधेपन की अक्षमता के कारण उनकी कार्नियल अस्पष्टता या रेटिना में जो प्रभाव पड़ेगा, इन सब का जो है पूरे शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा वो दोषग्रस्तता के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। या मान लो आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई हड्डी या कोई एक तरफ का शून्य होता जा रहा है, या कोई नर्वस सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है ना, तो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से लकवा आपको, या एक तरफ का पूरी बॉडी जो है हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है उसमें ना, तो ये आपका दोष दिव्यांगता में आ जाता है आपका खराबी के कारण। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको में कि इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, बाय बर्थ भी हो सकता है, किसी दुर्घटना, मान लो कोई एक ट्रेडर है, वो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, काम करते करते उसके हाथ की कुछ उंगलियां या कुछ भी कोई दुर्घटना घट गई, जिसकी वजह से वो जो है उसकी खराबी कारण जो है उसमें कमी आ गई, उस काम को वो नहीं कर पाता है। जब उस काम को नहीं कमी का, मान लो जो उसके हाथ में कोई या पैर में कहीं भी कोई दिक्कत हुई, उसको इम्पेयरमेंट, दोषग्रस्तता हो गई, उसके में कमी आ गई, ठीक है। मान लो सर पे चोट लग गई तो वो उसकी याददाश्त में चली गई, या मान लो हाथ कट गया उसका, तो वो उसके अंदर एक कमी आ गई, दोष आ गया, जिसकी वजह से वो जो है इसमें कमी आ गई, तो वो डिसेबल्ड हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने लाइफ में सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो हैंडीकैप, पूरी तरीके से हैंडीकैप हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति का हाथ कट गया है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो हैंडीकैप के अंतर्गत आएगा। लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी मात्रा होगी उसको सुधारने की, तो वो आपका इम्पेयरमेंट में आएगा, फिर डिसेबिलिटी में आएगा। मतलब जैसे आंख का ही आपने एग्जांपल लिया कि आंख में उसकी प्रॉब्लम है, अगर समय रहते हमें पता चल जाएगा तो उसका उपचार कर लेंगे ना, कि मान लो ये इसकी बीमारी यहाँ पे मान लो आपकी 50% है, अब धीरे बढ़ते बढ़ते वो 80% हो गई, तो वो 50% से जब 80% में आएगी तो वो डिसेबिलिटी में आ जाएगी। लेकिन पूरी तरीके से अगर 100% कोई चला गया
तो वो आपका हैंडीकैप में चलेगा। तब ये हैंडीकैप का रूप ले लेते। हाँ, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि कोई व्यक्ति जो है कंपनी में काम करता है लेकिन उसका हाथ चला गया, खत्म हो गया। तो अब जब उसका हाथ खत्म हो गया तो वो तो ना तो दोषदर्शिता में तो आएगा, लेकिन वो दिव्यांगता में नहीं आएगा, वो सीधे हैंडीकैप में चला आएगा। यहाँ पर एक चीज ये हाँ माइंड तो में सर हमें तो छोड़ समझना दो। चाहिए, जब कभी किसी भी चीज में धीरे धीरे से जब उसमें गिरावट आती है तो वो इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी में जाती है। लेकिन जिसमें कोई भी संभावना ना हो, जो 100% हो, उसको हम लोग हैंडीकैप के अंतर्गत लेकर आते हैं हम लोग। ठीक है ना? कह क्लियर आ सकते रही है? हैं कि जो जी इन सर, आ रही दोनों है आवाज। कंडीशन से गुजर कर जाता है, जिसमें आ किसी रही सर। प्रकार की उम्मीद नहीं होती है, तब वो जाके हैंडीकैप में चला जाता है। कह सकते हैं कि अपंगता किसी व्यक्ति के लिए एक नुकसान है, मतलब कि क्या कह रहा है कि ए हैंडीकैप्स इज ए डिसएडवांटेज फॉर ए गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट। ठीक, कह रहा है कि अपंगता किसी व्यक्ति के एक नुकसान एक के लिए एक नुकसान है, जो एक दिव्यांगता या हानि के परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप होता है, जो उस व्यक्ति के लिए सामान्य सामान्य एक भूमिका के रूप में सीमित या पूरी करने में रोकता है। मतलब उसके दैनिक जीवन जीने में उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उम्र या सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आधार पर हम उसको देख सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर, जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो थे महाभारत का एक पात्र है, ठीक है ना, महाभारत का एक पात्र है, वो सत्य है कि असत्य है वो नहीं कह सकते, लेकिन महाभारत के पात्र में जो धृतराष्ट्र जी थे उनको वो ब्लाइंड थे, वो ब्लाइंड 100% ब्लाइंड थे, तो वो हैंडीकैप के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब उनका एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर पा रहे थे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति कर पाता है। ठीक, जब व्यक्ति नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर पाता है, यहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर करने की संभावना रहती है, यहाँ पर नॉर्मल बिहेवियर करने की संभावना रहती है, लेकिन यहाँ पर एकदम पूरी समाप्त हो जाती है। यहाँ कुछ तो रहती, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट समय रहते इम्प्रूवमेंट कर लिया तो वो यहाँ पर ना जाके यहीं पर रोक लेगा, तो वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा लेगा। ठीक, तो वहां पर धृतराष्ट्र जी भी जो है लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं कर पाते थे, इसलिए उनको हैंडीकैप में रख सकते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट? यस सर। हाँ, अब एक एक लाइन में अगर बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो चलिए एक एक लाइन में भी हम लोग बात करते हैं। इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, तो इम्पेयरमेंट कहता है कि इम्पेयरमेंट रिफर्स टू ए प्रॉब्लम विथ ए स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है कि या तो इसमें प्रॉब्लम जो होगी या तो स्ट्रक्चर में होगी, स्ट्रक्चर में होगी, ठीक है ना, या तो ऑर्गन में होगी, ठीक है ना, ऑर्गन में होगी। ऑर्गन में जो होती है बाई बर्थ भी होता है और बीच में भी हो सकता है और स्ट्रक्चर के बनावट में भी हो सकता है। मेरा छोटा वाला जो भतीजा था उसमें के जो अभी खत्म हो गया 31 तारीख को, उसका भी क्या था कि बाई बर्थ उसकी आंतें जो है ऊपर की तरफ थी, बाई बर्थ उसकी आंतें ऊपर की तरफ थी, ऑपरेशन करके जो नॉर्मल लोगों में रहता वैसा नहीं था, उसकी आंतों को खींच के नीचे किया गया था। तो वो क्या था, बाई बर्थ था, उसके ऑर्गन्स में उसकी बॉडी में कमी पहले से ही थी ना, तो ये चीजें आपकी इम्पेयरमेंट में आती है आपकी। ठीक, तो ये कहता है कि इसमें क्या कह रहा है कि हानि जो होती है या इम्पेयरमेंट जो होती है दोषग्रस्ता शरीर की रचना या अंग के साथ एक समस्या को संदर्भित करती है। लिख लेंगे, लिखिए सब लोग लिख लीजिए। दोषग्रस्तता शरीर की संरचना या अंग के साथ एक समस्या को बताती है या संदर्भित करती है। क्लियर, लिख लिया? जी सर। चलिए अब बात करते हैं दिव्यांगता की या डिसेबिलिटी की। कहता है कि डिसेबिलिटी इज ए फंक्शनल लिमिटेशन
विथ रिगार्ड टू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। मतलब विकलांगता जो होती है एक विशेष गतिविधि के संबंध में एक कार्यात्मक सीमा, मतलब यहाँ पर लिमिटेड एक्टिविटीज होती है। क्या लिख सकते हैं? लिमिटेड लिखेंगे, लिमिटेड फंक्शन। ठीक, लिमिटेड फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप देख रहे हो उसकी कोई ना कोई खराबी है, खराबी के कारण कोई जिसकी क्षमता में जब कमी है, जब जिसकी क्षमता में कमी है तो सीमित कार्यों को ही तो कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिमिटेड फंक्शनल, फंक्शनल होता है, यहाँ पर लिमिटेड फंक्शन या फंक्शनल होता है ना। लिमिटेड फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? विशेष गतिविधियां जो होती है सीमित होंगी ना, या सीमित काम वो करेगा। जैसे मान लो उसको खेलना भी है तो वो लिमिट में ही खेलेगा। अगर कोई बच्चा बीमार है, अगर ज्यादा खेलते खेलते उसकी हांफने लगता है या उसकी सांसें ज्यादा तेज चलने लगती है तो लिमिटेड में ही खेलेगा, ज्यादा तेज दौड़ेगा नहीं, ज्यादा तेज चलेगा नहीं। तो ऐसी चीजें जो होती है तो लिमिटेड वर्क करने के लिए मजबूर कर देती हैं, जो भी इसके अंतर्गत आता है आपका। ठीक, लेकिन अपंगता या हैंडीकैप में क्या होता है? अपंगता या हैंडीकैप को बोलते हैं, इसमें कहता है हैंडीकैप्स refers to an environment factor preventing the feeling of a normal life role। मतलब कुल मिला के अपंगता जो होती है एक पर्यावरणीय कारक को संदर्भित करती है जो सामान्य जीवन भूमिका को निभाने से रोकती है। मतलब यहाँ पर सामान्य जीवन नहीं जी पाते, सामान्य लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर पाना। ठीक, सामान्य लोगों जैसा व्यवहार नहीं कर पाना। क्लियर यहाँ पे इतना? जी सर। ठीक, यहाँ पर इतनी चीजें होती है। अब इसी को आप चाहे जितना खींचोगे तो हर सब जगह यही बातें आपको देखने को मिलेंगी अक्षमता या अपंगता में। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके बाद जो आता आपका आता है आईसीएफ मॉडल आता है, जिसमें इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, मतलब कार्य का जो भी कार्य होता है, काम काज या कार्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण जो होता है ये WHO द्वारा होता है। जो 1980 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ हम लोग पढ़ेंगे। आईसीएफ मॉडल, उसका पूरा नाम यही है आपका। क्या है आपका? इसको इतना हो गया। हाँ सर। ठीक है ना, इतना हो गया। इसमें फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ये सब हो गया। फिर हम लोग इसमें आईसीएफ मॉडल पढ़ेंगे। आईसीएफ मॉडल में हम लोग देखेंगे कि WHO ने सन 1980 ईस्वी में इसका वर्गीकरण किया, लेकिन वास्तविक रूप में सन 2001 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के लिए इसका जो है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किया गया। विकलांगता और स्वास्थ्य को मद्देनजर या ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या है जो आपका ये लिखा है ना ICIDH जो 1980 में बना था, इसने जो है रोगों के प्रकार बताए, क्या डिजीजेस के प्रकार बताए हैं। तो प्रकार कौन कौन से थे? यही 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं। क्या होता है? डिजीजेस। आप याद रखिएगा, ठीक, डिजीजेस इसने बताए हैं यहाँ पर। डिजीजेस का मतलब रोग बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, किसने बताए? ये आपका ICIDH ने बताए हैं, जो कि इन्होंने 3 प्रकार के रोगों को बताया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके रोगों के प्रकार जो बताए हैं आईसीएफ मॉडल एग्जाम में आता है और इसका जो कोडिंग बनाने को आता है। इसका जो है
सन आईसीएफ मॉडल जो है सन 2001 में इसको मान्यता मिलती है, ठीक है ना। सन 2001 में इसको मई का महीना था, मई सन 2001 में विश्व स्वास्थ्य संगठन सभा द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया था, जो डब्ल्यूएचओ ने बनाया था आपका, ठीक है। इसमें क्या मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। बाकी इसमें जो है बाकी हम इसमें और भी अच्छे तरीके से देख लेंगे कि बाय बर्थ वाले क्या क्या आ सकते हैं इसमें, ठीक। हाँ, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हाँ, इसमें डायरेक्ट आता है। इससे फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी कॉन्टेक्चुअल फैक्टर इसमें क्या आता है ना, तो इससे फंक्शनिंग डिसेबिलिटी में आपका बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आता है, फिर एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन आता है, फिर आपका एनवायरमेंटल फैक्टर आता है, फिर आपका पर्सनल फैक्टर आते हैं। तो जितने भी चीजें हैं 5-6 पॉइंट है, सबके सब यहाँ पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए दीपाली जी। सर अभी आपने एक चीज बताई थी, ICIDH ने डिजीज का सर वर्गीकरण किया, सर ये एक बार बता दीजिएगा। हाँ, इसमें जो है WHO के द्वारा इसका जो है सन 1980 में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। इसका निर्माण होता है, तो इसने क्या किया था, जब हम आईसीएफ मॉडल पढ़ेंगे तो आईसीएफ मॉडल का अगर फुल फॉर्म अगर कभी भी आएगा तो केवल आईसीएफ नहीं होता है, आईसीएफ डीएच होता है, ठीक है ना। एक आपके दो है, ICIDH होता है, और यहाँ पे जब F आ जाएगा तो वो अलग हो जाएगा, क्लियर। समझ में आ रहा है। यहाँ पे I, अब बताओ इस I का मतलब क्या होगा यहाँ पर। सर I का मतलब इंटरनेशनल, नहीं सर, इम्पेयरमेंट। अच्छा, वहाँ वाले में। हाँ, याद रखना है, IC इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। ICF वाले में क्या था आपका, वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन डिसेबिलिटी, फंक्शनल डिसेबिलिटी। ये ICF DH है ये आपका। अब डिसेबिलिटी एंड हेल्थ है आपका यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, सन 2001 में होती है, लेकिन इसके ये जो इसका जो ये 3 जो पॉइंट बताए ये आपको इसने बताया, ये बीमारी के प्रकार है। क्या ये बीमारी के प्रकार है। अगर आपसे पूछेगा कि ये आपका इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, इसकी बात सर्वप्रथम किसने की थी या इसकी अवधारणा किसने दी थी, तो आप बता सकते हैं ICIDH ने दी थी, ठीक है ना। ये डिजीजेस के प्रकार है ये आपसे पूछ सकता है कि इसके अंतर्गत रोग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो रोगों के प्रकार आप 3 बताओगे यहाँ पर। तो इसी तरीके से कितने भी क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। जैसे इसकी स्थापना कब होती है, 1980 में। इसको मान्यता किसने दी, WHO ने दी। इसने कितने प्रकार के रोग बताए हैं, तो आप बता सकते हैं 1 2 3, आप तीनों के नाम बता सकते हैं, या आपसे कोडिंग बना के पूछ सकता है आपसे ना, तो जिस तरीके से पूछेगा आपको बताने के लिए तैयार हो। लेकिन वहीं पे आईसीएफ मॉडल जब हम पढ़ेंगे तो आईसीएफ मॉडल में हम लोग को इसके फंक्शन और डिसेबिलिटी के हम लोग को उसके जानने पड़ेंगे, जिसमें उन्होंने बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर बताया है, और एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन बताया है, और आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया है, पर्सनल फैक्टर बताया है। तो उन सब चीजों को लेकर भी हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें, क्लियर। जी सर। हाँ, बाकी इतना हम लोग तैयार करते हैं, और कल जो है शाम को कोशिश रहेगी 6 बजे हम लोग की क्वेश्चन जो प्रहार सीरीज चली उसका जो है 25 क्वेश्चन हम लगवाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए ना। बाकी रिकॉर्डेड तो मिलती ही है, और यदि आप रिकॉर्डेड भी देखते हैं तो उसके जो क्वेश्चन डाउट रहे उसको आप नोट कर लो, शाम को थोड़ी देर में हम लोग उसको डिस्कस कर लिया करेंगे एक्स्ट्रा टाइम देकर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, गुड नाइट।